हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सर्कल की थ्योरी जो है हमने कवर कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सी बी द सर्कल विद द सेंटर 0 0 है ना। सर्कल का सेंटर जो है वो 0 0 दिया हुआ है, रेडियस 3 यूनिट्स, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सी that subtend an angle of 2 pi by 3 at its center। करेक्ट है। तो अपने को एक सेंटर दिया हुआ है जिसका सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर 0 0 है। तो सबसे पहले एक सर्कल जिसका सेंटर जो है वो 0 0 है, ठीक। रेडियस जो है वो 3 यूनिट्स दे रखी है। इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स, तो बेसिकली अगर हम कोई भी कॉर्ड ले लेते हैं इसमें ए बी है ना। अगर मैंने कॉर्ड लिया ए बी, इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, लोकस बेसिकली मूविंग पॉइंट का कैलकुलेट करते हैं, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम एच कॉमा के कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैंने माना ये पॉइंट जो है वो एच कॉमा के है। कह रहा है कि कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सी सबटेंड एन एंगल 2 पाई बाई 3 एट इट सेंटर। तो जो कॉर्ड है ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा या एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 डिग्री। दिस एंगल इज 2 पाई बाई 3। ये वाला एंगल जो है वो कितना है 2 पाई बाय 3। करेक्ट है, तो ये एंगल दिया हुआ है 2 पाई बाई 3। अब आपसे कह रहा है इस पॉइंट, ये जो पॉइंट एम है इसका लोकस बताओ। इस पॉइंट एम का लोकस बताना है। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ है ना, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। दिस इज सेंटर ओ, तो ओ ए एम एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। करेक्ट है, ओ ए एम जो है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं और चूंकि ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये कंप्लीट एंगल 2 पाई बाई 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ये वाला पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा पाई बाई 3 और एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, तो ये वाला भी पाई बाई 3 और सेकंड वाला भी पाई बाई 3 हो जाएगा। करेक्ट है। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करता हूँ कॉस पाई बाई 3, ठीक है, देखो कॉस पाई बाई 3 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3 ये बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना। तो बेस देखिए कितना आ जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। इस पाई बाई 3 के लिए बेस जो है वो क्या है बेस जो है वो ओ एम है और हाइपोटेनस जो है वो ओ ए है। तो क्योंकि रेडियस जो है वो 3 दे रखी है, तो जो ओ ए बराबर ओ बी ये रेडियस 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। करेक्ट है। तो ओ ए और ओ बी दोनों जो है वो सर्कल की रेडियस होंगी, दोनों ही 3 सेंटीमीटर होंगी। अब इसके बाद जैसे ही आपने कॉस पाई बाई 3 लिखा तो कॉस पाई बाई 3 इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस के लिए ध्यान से देखो तो बेस जो है वो क्या आ रहा है, बेस जो है ये आ रहा है आपका ओ एम। अब चूंकि अपने को ये पॉइंट 0 0 दिया हुआ है, ये पॉइंट एच कॉमा के दिया हुआ है, तो 0 0 और एच कॉमा के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। क्या आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो दिस इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना 3। अब कॉस पाई बाई 3 cos 60 1/2 is equals to अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2। दिस इम्प्लाइज दैट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर करेंगे तो 9/4। अब जब भी लोकस निकालते हैं तो क्या करते हैं लास्ट में h को x से रिप्लेस करते हो और k को y से रिप्लेस करते हो। तो रिप्लेस h बाई x एंड k बाय y। अगर मैं ऐसा रिप्लेस करूंगा तो जो फाइनल
इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। सो ये जो इक्वेशन आ गई ये आ गया इक्वेशन, है ना, पॉइंट एम के लोकस की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो लिख लें, यही अपने से पूछ रहा है वो, नोट कर लें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट 1,0 ऑन द सर्कल, और इक्वेशन जो है वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस जो जनरल इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, यहाँ से अगर मैं सेंटर लिखूँ और रेडियस लिखें तो क्या आएगी देखते हैं। भाई 2g की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे है ना, 2gx होता है, तो 2g की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ से g की वैल्यू 1, तो करेक्ट है। सेम यहाँ पर 2f की वैल्यू 4 है, तो f जो है वो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो सेंटर आ जाएगा अपना -1 -2, सेंटर आ गया -1 -2, करेक्ट। अब उसने क्या बोला है कि द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, ठीक है, जैसे ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं कोई भी आपने एक डायमीटर लिया जो कि सेंटर से पास कर रहा है, ऑब्वियसली बात है डायमीटर सेंटर से ही पास करेगा, तो वो कह रहा है कि 1,0 के डायमेट्रिकली अपोजिट। तो अगर मैं 1,0 कहीं पर भी ले रहा हूँ सर्कमफेरेंस पे, यानी कि जो सेंटर होगा वो हमेशा क्या होगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा ना, क्योंकि वो भी जब आप उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगेन डायमीटर बनेगा और उसका मिड पॉइंट होगा। तो सेंटर जो है आपने फाइंड किया कितना, -1 -2, और जो अपोजिट पॉइंट है इसको मैंने कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा, ये अपने को फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले लगा लेते हैं। भाई 1 + α/2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + α/2, 1 + α/2 ये बराबर हो जाएगा -1 के। और दूसरा देखो 0 + β/2 जो है वो -2 के बराबर हो जाएगा। 0 + β/2, 0 + β/2 ये जो है वो -2 के बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ से अल्फा बीटा क्या आ रहा है, तो यहाँ से 1 + α की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो -3, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी, -3। सेम तरीके से यहाँ से बीटा जो है वो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट आ जाएगा अल्फा कॉमा बीटा, जिसको मैंने कंसीडर किया था, ये आपका आ जाएगा -3, -4, यानी कि जो पॉइंट 1,0 था उस 1,0 के अपोजिट पॉइंट है ना, क्या मिल जाएगा, पॉइंट -3 -4। तो ऑप्शन जो है ना थर्ड करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लिख लें।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 0 0 1 एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस। स्मॉलेस्ट रेडियस जो है, देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा मिनिमा वाले चैप्टर का, एओडी का। कह रहा है पहले तो हम सर्कल की एप्लीकेशन देख लेते हैं। कह रहा था इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, अगर वो सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो पहले तो आप जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए सर्कल की क्या है। मैंने माना कि सर्कल की जो इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लेट द सर्कल बी ठीक है। सर्कल जो है वो हमने लिया क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन कंसीडर की हमने, जो आप जानते हो जनरल इक्वेशन यही होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर -g माइनस f इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। करेक्ट है। अब उसने बोला कि ये जो सर्कल है ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, द पॉइंट्स आर 1 0 एंड 0 1। तो इफ़ आई पुट दीज पॉइंट्स इन दिस इक्वेशन, तो सबसे पहले आप क्या करें, 1 0 को अप्लाई करें। जैसे आप 1 0 रखेंगे तो देखें इक्वेशन क्या मिलेगी। तो मैं 1 0 सेटिस्फाई करा रहा हूँ, तो उस केस में ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 2g है ना, प्लस 2g प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन जो मिलेगी वो मिल रही है 1 प्लस 2g प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट पुट करा रहा हूँ विच इज़ 0, 1। जब मैं दूसरा पॉइंट 0, 1 रखूँगा तो उस टाइम क्या मिल जाएगा, 0, 1 रखा, एक मिनट, हाँ 0, 1 रखोगे तो मिलेगा 1 प्लस 2f प्लस c। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट रखने पर 0, 1 रखने पर यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं 1 और 2 को ध्यान से देखूँ तो चूंकि दोनों के राइट पार्ट 0 है तो लेफ्ट पार्ट को हम इक्वेट कर सकते हैं। 1 प्लस सी दोनों जगह कॉमन है, तो 2g इज इक्वल्स टू 2f। दिस मीन्स कि g इज इक्वल्स टू f। यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, g की वैल्यू जो है वो f के बराबर आ जाएगी, पहला रिजल्ट। ठीक है, ये तो कंडीशन जो है हमने सर्कल की एप्लीकेशन से देखी। अच्छा, अब वो उसने बात क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा कि आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो पास तो हमने करा दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस, तो हम सोचते हैं रेडियस के बारे में। अब देखो रेडियस जो है वो अपने को पता है क्या होती है, रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ व्हाट इज रेडियस। तो मैंने लिखा रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस जो है गिवन सर्कल की क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेडियस मैंने माना अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक चीज़ और ध्यान से देखना, जो पहली वाली इक्वेशन आई थी ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन आई थी, मैं या तो g को f में कन्वर्ट करूंगा या f को g में कन्वर्ट करेंगे। मतलब बेसिकली हम किसी एक पैरामीटर में लेके आएंगे इक्वेशन को, क्योंकि हमें जब भी हम स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, लार्जेस्ट की बात करते हैं, या जैसे मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैक्सिमम या मिनिमम लिखा हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करके फिर फर्स्ट ऑर्डर जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव उसको 0 रखते हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं वही सेम काम करूँगा। यहाँ से 1 प्लस 2g प्लस जो c है, इस वाले से जो वैल्यू आ रही है c की वो आएगी -1 माइनस 2g। तो जो c की वैल्यू है यहाँ से वो मैंने लिखी, c की वैल्यू देखो कितनी आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू -1 माइनस 2g। तो जो c की वैल्यू है ये आ जाएगी -1 माइनस 2g। इस वाली वैल्यू को हम आगे रखेंगे। अब देखो सबसे पहली बात, जब मैंने जी स्क्वायर को g और f को बराबर ला के रख दिया ना, g और f एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो आप चाहें तो f की जगह g रख सकते हैं। तो ये देखें क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और जो आर स्क्वायर है इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, एस मान लेता हूँ। मैंने मान लिया, लेट आर स्क्वायर को एस मान लिया, ठीक है। अब देखें क्या हो जाएगा, तो एस बराबर क्या आया, एस बराबर आया ये जी स्क्वायर, और एफ को जी के बराबर रखा तो ये 2g स्क्वायर हो गया, ये 2g स्क्वायर। मैं पूरे को जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये लिखा। अब देखो सी की वैल्यू मैंने जस्ट अभी आपको बताई क्या आ रही है, सी की जो वैल्यू है वो देखें क्या आएगी। सी की वैल्यू देखिए, पहले वाले केस से जो सी की वैल्यू है वो -1 -2g है ना। सी की वैल्यू क्या है, -1 -2g, तो ये हो जाएगा -1 -2g, करेक्ट। तो यहाँ से देखो s क्या आ रहा है, s आ जाएगा फाइनली 2g स्क्वायर प्लस 2g प्लस 1, ये आ जाएगा 2g स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2g और प्लस 1, करेक्ट। अब जो है हम स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब स्मॉलेस्ट के लिए डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू g, तो ds अपॉन dg क्या आ जाएगा, तो ds अपॉन dg आ जाएगा 4g, करेक्ट है 4g, और ये आ जाएगा आपका 2, 4g प्लस 2। तो जब आप ds अपॉन dg को 0 के बराबर रखोगे, तो ds अपॉन dg को जब 0 के बराबर रखेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट g की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। अब अगर g की वैल्यू -1/2 है तो f अपने आप -1/2 हो गया, क्योंकि g और f इक्वल आ गए। अच्छा एक और चीज़ ध्यान से देखें, वैसे तो जब उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि वो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, तो कंफर्म है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकालोगे या सेकंड डेरिवेटिव जो निकालोगे वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, ठीक है। चेक भी कर सकते हो आप भाई। ये जो चीज़ है आपकी, ये देखो क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ d2s अपॉन dg2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा ना, क्लियरली कितना आ जाएगा 4, 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये तो हमेशा 0 से बड़ा है। तो अगर सेकंड d2s अपॉन dg2 0 से बड़ा है, इसका मतलब सर्कल जो होगा वो सबसे छोटी रेडियस का हो रहा होगा, और यही अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो सर्कल सबसे छोटी रेडियस का होगा, कब होगा, कंडीशन अपने को पता लग गई, जब g f के बराबर होगा, और g कितना होगा, g भी -1/2 होगा, और f अपने आप में भी -1/2 होगा। एक चीज़ यहाँ से देखो कि g और f अगर -1/2 आ रहे हैं तो c कितना आएगा भाई ना, यहाँ से देख लो, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। अगर 1 और ये -1 0 हो जाएगा तो c की वैल्यू 0 आ रही, चाहे आप सेकंड में रखें या फर्स्ट में रखें, तो g और f तो आपके -1/2 आ गए और c 0 आ जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ना, ये c कैसे 0 आ रहा है, किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर दीजिए g f, या तो g की वैल्यू पुट कीजिए 1 में या f की वैल्यू पुट कीजिए 2 में। तो यहाँ से मुझे तीनों पैरामीटर जो अननोन थे g f और c तीनों मिल गए। तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी वो देखते हैं, ठीक है। तो g की वैल्यू आ रही है -1/2, f -1/2 और c 0। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आ जाएगी हैविंग स्मॉलेस्ट रेडियस, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, g की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × -1/2 यानी कि -1, तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -y, और c की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई। ये वो सर्कल की क्वेश्चन है जो 2 पॉइंट से पास करेगा, पॉइंट है 1 0 0 1, आप सेटिस्फाई भी करा के देख सकते हैं, और रेडियस जो है इसकी कम से कम होगी, छोटी छोटी रेडियस का सर्कल पॉसिबल है इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला, ठीक है, नोट करें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 1,0 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। जब भी सर्कल जो है किसी एक्सिस को टच कर रहा है ना, इस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको लिखाया था थ्योरी पार्ट में। जैसे अब देखो ये क्या कह रहा था, लेंथ ऑफ डायमीटर निकालना है, तो रेडियस निकालोगे डायमीटर पता लग जाएगा। सर्कल विच टचेस द एक्स एक्सिस है ना, अगर वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, किस पॉइंट पर टच कर रहा है, एट पॉइंट 1,0 है ना। पॉइंट जो है वो क्या दिया हुआ है, 1,0 दिया हुआ है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, करेक्ट है। और वो एक और पॉइंट से पास कर रहा है, 2,3 से पास कर रहा है। अब देखो अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, लिखें कहाँ टच कर रहा है, 1,0 पर। अब इस पर्टिकुलर या इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम जनरल इक्वेशन लेके सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि जनरल इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो अननोन है वो नंबर ऑफ अननोन्स 3 है, एक तो एफ है, जी है और सी है। पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन में केवल 2 ही ऐसे पॉइंट दे रखे हैं जो सर्कल से पास करा सकते हो। तो आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो 2 बनेंगी, अननोन 3 है ना। तो 2 इक्वेशन से आप 3 अननोन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जिसमें हमें एच के सेंटर मानते हैं ना, उसके लिए आपको यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इस केस में आप क्या कर सकते हो, जो रेडियस हो जाएगी वो अपने आप में के बराबर हो जाएगी। जो ऑर्डिनेट वाला पॉइंट होगा वही उसकी रेडियस होगी, तो जो ऑर्डिनेट वाला पॉइंट होगा वही रेडियस होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं कंसीडर करूंगा वो करूंगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। बस ये चीज़ें समझनी है, ध्यान में रखना है। अगर वो बोलता कि टचेस एट y एक्सेस, तो y एक्सेस के केस में जो एब्सिसा वाला पार्ट है वो उसकी रेडियस बन जाता, ठीक है। बस अब कुछ नहीं आप कर सकते हो ना, चाहे तो आप स्क्वायर ओपन कर लीजिए या बिना स्क्वायर ओपन किए डायरेक्ट पॉइंट रख दीजिए। 2 इक्वेशन आ जाएंगी, 2 अननोन, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमने रखा 1,0। अगर मैं 1,0 रख रहा हूँ तो जैसे मैंने पॉइंट रखा 1,0, तो देखो क्या आएगा, x की जगह मैंने रखा 1, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, y की जगह रखा मैंने 0 माइनस के यानी कि के स्क्वायर, और सामने की तरफ भी के स्क्वायर ही आएगा। के स्क्वायर कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से h की वैल्यू 1, h की वैल्यू आ गई 1, करेक्ट। अब मैं दूसरा पॉइंट पुट कराता हूँ 2,3। 2,3 जब आप रखोगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। पॉइंट जो है वो 2,3 है, यहाँ पर रखा 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, करेक्ट है। h की वैल्यू 1 है, वो बाद में डाल देंगे, पहले मैं स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस का 6h इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। के स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट। यहाँ पर h की वैल्यू 1 अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 6h इज इक्वल्स टू 0। 4 और 4 कट गए, 9 1 10, 10 बराबर 6h, ठीक है। तो h बराबर 5/3, h की वैल्यू आ गई 5/3, ठीक है ना। सॉरी h की वैल्यू नहीं आएगी यार, k की वैल्यू आएगी, मेरे से मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये h नहीं है k, तो k की वैल्यू आएगी 5/3, h नहीं आएगा, ये k है ना, बेसिकली ये k लिखा हुआ है, इसे करेक्ट कर लें तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/3। यहाँ पे लिख लें 6k, ठीक है, 6k, तो k की वैल्यू 5/3, तो h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 5/3 आ गई। अब अगर h की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू 5/3 आ गई, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, वो डायमीटर की लेंथ पूछ रहा है। तो डायमीटर की लेंथ पूछ रहा है भाई, अपने को ना रेडियस सेंटर पता है, ठीक है, और सेंटर पता है और सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट पता है। h, k क्या होता है, h, k सेंटर होता है,
ठीक है, एच कॉमा के सेंटर होता है। अब वो 2 पॉइंट पता है, 1 0 पता है, ठीक है, तो 1 0 और जो सेंटर आपने निकाला इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो किसी एक पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो जैसे कि अगर मैं 1 0 से कैलकुलेट करता हूँ, ये पॉइंट आ रहा है h कॉमा के, ये आपका पॉइंट आ गया 1,5/3। आपने को पता ही है यार कि सर्कल में सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी पॉइंट यहाँ से ज्वाइन करा दो, यही रेडियस, तो रेडियस आप निकाल सकते हो ना। 1,0 से 1,5/3 के बीच की डिस्टेंस जो है वो रेडियस है, इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायमीटर। ठीक है, लिख लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सर्कल पासिंग थ्रू 1,-2 एंड टचिंग द एक्सेस ऑफ x, ये इसमें x एक्सेस टच कर रहा है 3,0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं बस पॉइंट चेंज किया है। तो वही क्वेश्चन रिपीट है बट डेटा चेंज है, ठीक है, क्वेश्चन नोट करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो यहाँ अगला जो है कोनिक सेक्शंस के अंदर जो अगला टॉपिक है दैट इज पैराबोला। तो पैराबोला स्टार्ट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पैराबोला बेस, जैसे अपने सर्कल के बारे में देखा, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस था। सर्कल के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस था, है ना, जो कि जिसका एक फिक्स पॉइंट, जो कि उसका सेंटर होता है, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो वो पॉइंट P जो है वो क्या होता है, मतलब मूविंग पॉइंट है, वो उसके सर्कमफेरेंस जो है उसका लोकस कहलाता है। ठीक है, ऐसी पैराबोला जो है वो क्या है, पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट its distance from a fixed point is equal to its perpendicular distance from a fixed straight line, करेक्ट। अब जो पैराबोला है, एलिप्स और हाइपरबोला, इन तीनों के लिए ही यही सेम डेफिनेशन है, बट पैराबोला के पर्टिकुलर केस में, ठीक है, पैराबोला पर्टिकुलर केस में जो, देखो इसको हम मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, PS बराबर PM लिखते हैं। PS अपॉन PM का जो रेशियो है, इस रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी, एक टर्म है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम ई से, मैथमेटिकली ई से लिखा जाता है। ठीक है, इन पर्टिकुलर केस जो है पैराबोला का, इस केस में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब वो कह रहा है, पहले तो डेफिनेशन लिख लें कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि किसी प्लेन में मूव कर रहा है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है, और उस फिक्स पॉइंट को पैराबोला के केस में फोकस कहा जाता है, इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन, और उस फिक्स स्ट्रेट लाइन को पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस ये सारे इलिप्स और हाइपरबोला में भी चलेंगे यही टर्म, तो फिलहाल हम पैराबोला की बात करते हैं, करेक्ट है। तो जो फिक्स पॉइंट है इसको फोकस कहते हैं, जो फिक्स लाइन है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब देखो थोड़ा सा मैं इसको बना के बता देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, समझो। जैसे कि मैंने क्या बोला कि कोई एक पॉइंट P है ना, पॉइंट P है, लेट्स से दिस पॉइंट इज P। ठीक, अब पॉइंट से फोकस के बीच की दूरी, ठीक है, फोकस के बीच की दूरी, लेट्स से ये S है, जिसको मैं फोकस बोलूँगा, फिक्स पॉइंट है ये। ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, ये आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये
ठीक है, दिस इज एस, और ये जहां पर भी एक फिक्स लाइन है, दिस इज अ फिक्स लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरह का है कॉन्सेप्ट। क्या है इसका, ये P पॉइंट है, ये S है और ये M है। तो मैं बोलूँगा कि PS इज इक्वल्स टू PM, ये पैराबोला के केस में होता है। ठीक है, PS इज इक्वल्स टू PM, करेक्ट। पहले तो ये चीज़ नोट कर लें। फिर पैराबोला कैसे बनता कैसे है ना, कौन कौन से तरह के पैराबोला होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देखते हैं। तो पहले तो आप ये लिख लें कि जो है ये पॉइंट P है। अब बेसिकली मान लेते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर था। अब ये पॉइंट, और ये तो आपका मूविंग पॉइंट है क्योंकि इसका ही तो लोकस जो है वो पैराबोला है। तो पॉइंट P H, K है। अब इस पूरे प्लेन में ये पॉइंट जहाँ जहाँ भी मूव करे विद इन द ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशन ये है कि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर, अगर इनका रेशियो हमेशा 1 आ रहा है, इस पर्टिकुलर केस में, पैराबोला के केस में, है ना, अगर वो बराबर आ रहे हैं, ऐसे कह लो आप बराबर आ रहे हैं, हमेशा बराबर आ जाएंगे, तो पॉइंट जहाँ जहाँ पर भी आप बनाओगे ना, जो वो ज्योमेट्रिकल शेप लेगा, उस ज्योमेट्रिकल शेप का नाम है पैराबोला, करेक्ट। तो ये डेफिनेशन लिखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है और स्टैंडर्ड पैराबोला कैसे बनता है। और ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कई सारे एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसी से हो जाएंगे, PS बराबर PM से 70% क्वेश्चन इसी पे दे रखे हैं। अच्छा, अब देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करूं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। जैसे कि पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमें पढ़नी है, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अब जो y स्क्वायर बराबर 4ax जो पैराबोला है, ठीक है, इसका एक्सेस जो होता है वो x एक्सेस होता है। y स्क्वायर बराबर 4ax जो पैराबोला है, इसका एक्सेस जो होता है वो x एक्सेस होता है। ये जो पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax, अब इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 0 होता है। क्यों, आप सारी चीज़ें देखते भी चले भाई, बेसिकली पैराबोला कर्व है। अब कर्व जो है वो 0 0 से पास कर रहा है, आप रख के देख लीजिए, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 आ रहा है। इसका मतलब जो 0 0 है वो इसका वर्टेक्स कहता है स्टैंडर्ड पैराबोला का, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने का मतलब ज़रूरी नहीं होगा कि हर बार पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो 0 0 हो, कई बार वर्टेक्स 2 3 होगा, 2 0 होगा, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो स्टैंडर्ड पैराबोला है इसका वर्टेक्स क्या होता है, 0 0 होता है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है वो देखो, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, PS बराबर PM। तो आप इस पूरे कर्व पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए P, जहाँ पे आपको ठीक लगा। मैंने माना यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, और इसके पॉइंट को मैंने कंसीडर किया H, K, करेक्ट। इस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया H, K। अगर मैं इस पॉइंट P से, और यहाँ पर एक पॉइंट है S जिसको मैं फोकस बोल रहा हूँ, और पैराबोला का जो फोकस होता है दैट इज A, 0, जो फोकस होता है पैराबोला का दैट इज A, 0 इन द केस ऑफ y स्क्वायर बराबर 4ax। और जो फोकस जो होगा पैराबोला के हमेशा अंदर की तरफ ही होगा ना, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है, वो अपोजिट साइड में ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। ध्यान रखना, वर्टेक्स से फोकस के बीच की दूरी और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी हमेशा सेम होती है। तो जो वर्टेक्स है इससे फोकस के बीच की दूरी कितनी है, A है। वर्टेक्स से फोकस के बीच की दूरी A, तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी भी A, करेक्ट। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो अगर ये A है तो ये भी A, करेक्ट। आगे देखें, अब मैंने तुमसे बोला कि अगर मैं इस पॉइंट P से इस S को मिलाऊं तो PS ये जो क्या होगा, ये उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स यानी कि जिसको फिक्स लाइन कहा जा रहा है, इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ के बराबर होगा। ये फैक्ट थोड़ा सा परपेंडिकुलर आप मान लें इसको, ये M है, ये परपेंडिकुलर है, तो जो PS है वो PM के बराबर होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है।
अब देखो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ करना बहुत ही आसान है भाई। आपको ना सिंपल PS बराबर PM अप्लाई करना है जैसा कि मैंने रखा। अच्छा बस मुझे ये चीज़ एक सोचनी पड़ेगी, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा क्या। क्यों? क्योंकि अगर मैं PS बराबर PM अप्लाई करता हूँ, सुनना, अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिखा PS बराबर PM, अब होगा क्या, PS तो आप निकाल सकते हो कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। PM क्या होगा, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर। तो स्ट्रेट लाइन का यूज है यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था कि किसी पॉइंट x1 y1 से किसी लाइन ax प्लस by प्लस c पर डाला गया परपेंडिकुलर क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एक बात ये सोचो कि अगर ये दूरी a है, ये भी दूरी a है, ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है। और y के पैरेलल लाइन जो होती है वो क्या होती है, x बराबर कांस्टेंट, x बराबर कांस्टेंट। अब चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा x बराबर माइनस है ना, क्योंकि a यूनिट लेफ्ट साइड हुआ है। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x बराबर माइनस है। x बराबर माइनस ए का मतलब है x प्लस ए बराबर 0। तो अगर मैंने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख ली, ये सब पॉइंट नोट करते हुए चलना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, क्या है, x प्लस ए बराबर 0। अगर मैं x प्लस ए बराबर 0 पर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो लाइन से, पॉइंट से लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर ax1, सुनना, सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा PS स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर, करेक्ट। अब PS स्क्वायर का मतलब क्या है, k माइनस 0 का होल स्क्वायर, k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस a का होल स्क्वायर, h माइनस a का होल स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर। PM स्क्वायर का मतलब ax1। अब देखो ax1, a की वैल्यू तो 1 है क्योंकि ax प्लस by प्लस c होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लाइन का क्या होता है, जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c। लेकिन ax प्लस by प्लस c की जगह पे हमें क्या दे रखा है, x प्लस a। तो x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट है वो c। x का कोफिशिएंट तो 1 है तो a 1 हो गया, y का कोफिशिएंट है ही नहीं क्योंकि y वाला टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म c यानी कि a हो जाएगा। तो ax1, a की जगह क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, a की जगह रखा मैंने 1, x1 की जगह रखा h प्लस by1 0 प्लस c का मतलब a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि इसका भी स्क्वायर करना है तो इस पूरे का मैंने स्क्वायर किया, यहाँ पर स्क्वायर किया। अब अगर मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ तो देखो ये क्या आ रहा है, k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ah, ठीक है, ये लिखा। इस तरफ क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का 2ah, कुछ ऐसा। भाई ये h स्क्वायर a स्क्वायर h स्क्वायर a स्क्वायर कट गया तो k स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 4ah। k स्क्वायर बराबर आ गया 4ah। अब मैंने बताया था k को y से और h को x से रिप्लेस करना है तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बराबर 4x। यही इक्वेशन होती है पैराबोला की, ठीक है। तो बस जो अपना फंडामेंटल है उससे हम ड्राइव कर सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे आ रहा है, ठीक है। और कर्व कैसे बनता है y स्क्वायर और 4x का, ये देख लो आप, ठीक। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें ध्यान रखना है, फोकस a,0, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए बराबर 0। अगर हम बात कर रहे हैं y स्क्वायर बराबर 4x की, फिक्स पॉइंट p, मूविंग पॉइंट p h, k, फिक्स पॉइंट s a,0, ठीक है। और वर्टेक्स से फोकस के बीच की दूरी वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी के बराबर होता है इन द केस ऑफ दिस पैराबोला, नोट कर लें। इससे पहले ये थ्योरी वाला पार्ट भी लिख लो। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स 0 0, फोकस a,0, एक्सेस जो है y बराबर 0। भाई एक्सेस जो है वो x एक्सेस है ना, x एक्सेस की इक्वेशन y बराबर 0 होती है। डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताया आपको x प्लस a बराबर 0 होता है, ठीक है। तो ये तो पहला हमने जो स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax
इसके बारे में हमने ये देखा, ठीक है। और चाहे आप किसी भी, अगर मान लेते हैं भाई ना, अगर आप इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनाते हो, ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर सिंपल सा चेंज क्या आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो वाई पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, बस ये चेंज आ जाएगा। ये चीज़ लिख लो। कुछ टर्म है वो देख लो। पहला जो टर्म है दैट इज फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? अच्छा, एक और टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर लिख लो आप, एक टर्म और है दैट इज लेटस रेक्टम, है ना। अब लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है कि फोकस से पास करने वाला, ठीक है। जैसे पैराबोला के दो कर्व पर दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो कि फोकस से पास करती है ना। जैसे आपने यहाँ पर कर्व पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पर L, सपोज इफ आई टेक, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ L, और ये फोकस तो S है। अब उस पॉइंट से फोकस पर परपेंडिकुलर, जो कि फोकस पैराबोला के दूसरी तरफ कट कर रहा है, दूसरे तरफ कट कर रहा है जाके L डैश पे। कहाँ पर? L डैश पे। तो जो LSL डैश है दैट इज द लेटस रेक्टम, ठीक है। LSL डैश जो है ये क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है। अब लेटस रेक्टम की लंबाई जो होती है वो 4a होती है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है वो क्या होता है? 4a। तो यहाँ पर ये चीज़ लिख ले, LSL डैश जो होता है वो क्या होता है? चलो मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। जो LSL डैश है दैट इज लेटस रेक्टम, लिखो। ठीक है, और इसकी लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है वो होता है 4a, करेक्ट। अब कुछ टर्म है वो देखते हैं। पहला जो टर्म है दैट इज फोकल डिस्टेंस। व्हाट इज फोकल डिस्टेंस? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस, ठीक है। पैराबोला पर कोई पॉइंट से फोकस के बीच की दूरी फोकल डिस्टेंस कहलाती है। फोकल कॉर्ड क्या होगा? द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच पासिस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड द फोकल कॉर्ड। लिख लें। ठीक है, लेटस रेक्टम मैंने आपको बता दिया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है 4a होता है, और सेमी लेटस रेक्टम कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा ना अलग से लिखने की। भाई जब पूरा 4a है तो आधा क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ये ज़रूर लिख लें। एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होते हैं? a, 2a एंड a, -2a होते हैं, ठीक है। जो लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आप देख भी सकते हो। जैसे मान लो ये, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये पॉइंट अगर आपका L था, ये वाला पॉइंट L डैश है, इसको ज्वाइन किया S से, तो जो LSL डैश है, ये वाला पॉइंट जो है L होगा a, 2a, और ये हो जाएगा a, -2a, ठीक है। L डैश जो होगा वो होगा a, -2a। लिखें, नोट करें।
कुछ पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट है, एक पॉइंट है इसमें नोट डाल के लिखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज हाफ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, कह रहा है कि फोकस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, है ना, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हाफ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। ठीक है, क्यों, क्लियर सी बात है ना भाई, क्योंकि अब ये 2a हो जाएगा, आप डायग्राम बना के देख लो, चलो देखो वो 2a आ रहा होगा, जैसे देखो अब उसने क्या बोला, डायरेक्ट्रिक्स ये रही, मैंने आपको बता दिया है कि वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी उतनी ही होगी जितनी की अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है तो जहाँ पर फोकस होगा, तो अगर ये a है तो ये भी a हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये a तो टोटल कितना हो गया, 2a हो गया, और पूरी लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4a होती है, इसलिए वो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिख लें, नोट कर लें। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि वर्टेक्स इज द मिडल पॉइंट ऑफ द फोकस, वर्टेक्स जो होता है वो फोकस का मिडल पॉइंट होता है एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, सेम वही चीज़ है। ठीक है, और टू पैराबोलाज आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम लेटस रेक्टम। ठीक, कह रहा है कि दो पैराबोला जो है वो इनको इक्वल कह सकते हो यदि उनका जो लेटस रेक्टम है वो सेम है। ठीक है, अब है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में सर्कल के केस में बताया मैंने आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। पैरामेट्रिक बेसिक मतलब क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म का, एक ऐसा पॉइंट है ना, एक ऐसा पॉइंट, जैसे इस पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है, कई बार कुछ क्वेश्चंस में हमें कोई पॉइंट जो है वो दिया नहीं होता, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि जब पॉइंट जो है हमें नहीं पता है, पॉइंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तब हम उस पर्टिकुलर केस जो भी केस है, या तो हम पैराबोला सॉल्व कर रहे हैं, हाइपरबोला कर रहे हैं, या इलिप्स कर रहे हैं, जो भी है, हम उस केस उसके जो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो है कंसीडर कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पार्ट है कैलकुलेशन का, ठीक है, वो आसान हो जाता है। तो जैसे कि सर्कल के केस में मैंने आपको बताया कि आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा है, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर जब पैराबोला की बात करेंगे तो पैराबोला के केस में जो पॉइंट है वो हम कंसीडर करते हैं, दैट इज 80 स्क्वायर 280। क्या कंसीडर करते हैं, 80 स्क्वायर 280। अब आप देख भी सकते हो, जब भी हम वाई स्क्वायर बराबर 4x की बात करें, वाई स्क्वायर बराबर 4x की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा कि y की जगह अगर आप 280 डालते हो तो ये क्या हो जाएगा, 280 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, x की जगह क्या रखा, 80 स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ये आपका, देख रहे हो, 4a स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो आपने देखा कि वो पॉइंट जो है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा उसको। ठीक है, तो इसलिए उसको हम पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, यानी कि वो एक t, जहाँ पर t एक t पैरामीटर है, t जो है वो पैरामीटर है, इसीलिए उसका नाम रखा गया पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। सर्कल केस में थीटा पैरामीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लें। तो जनरल पॉइंट जो है आप कंसीडर कर सकते हो कभी भी, पैराबोला पर अगर कभी भी आपको कोई पॉइंट है कंसीडर करना है, नहीं दिया हुआ है, तो वो पॉइंट हम क्या कंसीडर करते हैं, 80 स्क्वायर 280, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म जो होती है पैराबोला की वो होती है 80 स्क्वायर 280। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया वाई स्क्वायर बराबर 4x के केस में, इसी तरीके से अगर वाई स्क्वायर बराबर -4x करूँगा तब क्या होगा, तो कुछ नहीं, वाई स्क्वायर बराबर -4x के केस में जो इस देखो कभी भी पैराबोला का एक्सेस कौन सा होता है, देखो यहाँ पर पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x लिखा हुआ है, तो आपको पता है यहाँ y में 2 डिग्री और x में 1 डिग्री है, तो जो x में जिस 1 डिग्री है ना, तो पैराबोला का एक्सेस जो है वो x एक्सेस के अलॉन्ग है। ठीक है, वाई स्क्वायर और -4x में भी x एक्सेस के अलॉन्ग है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो पलट गई, यहाँ पर डायरेक्शन x की पॉजिटिव डायरेक्शन के है ना, जो पैराबोला की जो ओपनिंग है
ठीक है, वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, इधर जो है नेगेटिव एक्सिस की तरफ खुलेगा पैराबोला। तो उसमें चेंज क्या हो जाएगा, चेंज भाई फंडामेंटल तो वही रहेगा, PS बराबर PM, बस चेंज ये हो जाएगा जो फोकस अभी तक A,0 था, अब वो फोकस -A,0 हो जाएगा। यहाँ पर फोकस क्या था A,0, अब जो है फोकस क्या हो जाएगा -A,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर x = -a था, यहाँ पर x = +a हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड शिफ्ट हुआ है, अभी तक ओरिजिन के लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा था। तो ये चीज़, ये कुछ पॉइंट है, ये आप साथ में लिखते चलो। यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ये x - a = 0 हो जाएगा ना, x - a = 0 हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आने वाला है, ये इसी तरीके से बना लो जैसा बनाया हुआ है। अगर तीसरे केस की बात करें x² = 4ay, अब यहाँ पर देखो y में डिग्री 1 है, तो पैराबोला का जो एक्सिस है वो y के अलॉन्ग हो जाएगा। और ये वाले पैराबोला से ना हमें बहुत पहले से फेमिलियर होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपके सामने, जो आप पढ़ते आ रहे हो पहले से भी, क्वाड्रेटिक चैप्टर भी पढ़ा है, वहाँ पर भी कई बार हमने ग्राफ बनाया, तो इस तरह का पैराबोला हमने डील किया है। ठीक है, तो x² = 4a। इस केस में क्या होगा, जो फोकस है वो, अच्छा देखो, अगर एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग है या x एक्सिस ही है, तब x एक्सिस पर जो हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो A,0 होगा या -A,0 होगा। जब y के अलॉन्ग है तो 0,a होगा या 0,-a होगा। अगर पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है तो 0,a हो जाएगा, और अगर डाउनवर्ड फेसिंग है ना, किस केस में बनेगा, x² = -4ay के केस में बनेगा। तो x² = 4ay का ये लिख लें, x² = -4ay का ये लिख लें, करेक्ट। अब देखें x² = 4ay के केस में जो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, x के पैरेलल। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी दैट इज y = -a, और इस केस में जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी दैट इज y = a। ये चीज़ें जो है वो आप लिख लें, ठीक है, नोट करें। अब देखो कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वर्टेक्स, एक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, लेटस रेक्टम एंड द टेंजेंट एट द वर्टेक्स फॉर द पैराबोला 9y² - 16x - 12y - 57 = 0। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें। इस क्वेश्चन में ना सारी चीज़ें निकालनी है आपने को। अभी ऐसे टेंजेंट वाला पार्ट हम करेंगे, लेकिन क्योंकि टेंजेंट का भी थ्योरी नहीं देखा है, तो वर्टेक्स, एक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और लेटस रेक्टम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है। तो जो इक्वेशन है वो क्या लिखी हुई है वो देखें। इक्वेशन लिखी हुई है 9y² - 16x - 12y - 57। सबसे पहला काम क्या है, आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है वो पढ़ी है y² = 4x या फिर x² = 4ay। ठीक है, अब यहाँ पर भी दिख रहा है कि y में डिग्री 2 है और x में डिग्री 1 है, तो हमेशा क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बना के इस फॉर्मेट में लेके आना है, और फिर देखेंगे कि पैराबोला कितना शिफ्ट हो रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, y वाले टर्म को एक साथ लिखा, तो ये हो जाएगा 9y² - 12y, करेक्ट है। सामने की तरफ हो जाएगा 16x + 57, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पर आप जो है इसको 9 कॉमन ले लीजिए। अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y² - 12y 9y। ठीक है,
ये सामने की तरफ आ रहा है 16x प्लस 57, 16x प्लस 57, तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 3 से 9, 3 4 जाए, यानी ये 4/3 आ रहा है। तो 9 इंटू 9 से कट जाएगा क्या, 9 3 से कट जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4/3 बाय वाई स्क्वायर माइनस 4/3y बराबर 9। कितना आ रहा है इधर देखो, इस तरफ आ जाएगा 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 57, 1/9 1/9 16x प्लस 57, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ना जो 4/3 है इसका हाफ आप हाफ का स्क्वायर जोड़ोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 4/3 जो है वो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 4/3 का हाफ कितना हो जाएगा, 2/3। अब 2/3 का स्क्वायर कितना, 4/9, तो 4/9 जोड़ देता हूँ, 4/9 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, या 4/9 इधर जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4/3 बाय प्लस 4/9 माइनस 4/9 इज इक्वल्स टू 16/9x प्लस 57/9, कुछ ऐसा। अब ये जो 4/9 है ना माइनस का, इसको इस तरफ ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर बराबर 16/9x प्लस 57/9 प्लस 4/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हुआ 16x प्लस 61, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आ रहा है आपका पैराबोला की जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 16x प्लस 61। इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। ठीक है,
अब देखो हमने जो इक्वेशन बनाई है वो फिर से एक बार देखते हैं क्या आई है हमारी इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से आप चाहो ना तो इसको 16/9 पूरा बाहर ले लेते हैं, तो 16 बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा, इसको और कायदे से लिख लेते हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा 16/9 ब्रैकेट में आ जाएगा x + 61/16, करेक्ट, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब y² = 4ax, ये ध्यान से देखो, तो y² = 4ax। अब उसने पूछा क्या क्या, वो ध्यान से देखो। पूछा है इसने आपसे, सबसे पूछा वर्टेक्स पूछा, तो वर्टेक्स स्टैंडर्ड पैराबोला का 0 0 होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है, y² = 4ax का। पर आपका जो पैराबोला है वो क्या आ रहा है, आपका पैराबोला आ रहा है y - 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9 x + 61/16, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब अगर मैं x² बराबर y² = 4x से लिखूं तो कभी भी क्या करना है आप ना, इसको कैपिटल Y एज्यूम कर लो, या तो आप डायरेक्ट लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हो उसको कैपिटल Y लिख लीजिए और इसको कैपिटल X लिख लीजिए। तो अब जो आपका पैराबोला है ना, आपको किस तरह से दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, अच्छा इस चीज़ को भाई 4 × 4/9 लिखा जाएगा ना, 16/9 को कैसे लिख सकते हो, तो ये y², तो हमें जो पैराबोला मिल जाएगा वो y² बराबर मिल जाएगा 4 × 4/9 × x + 61/16, ये आ जाएगा आपका पैराबोला, ठीक है। अब वर्टेक्स इस केस में y = 0 और x = 0 होगा, तो y और x जब 0 0 रखोगे तो y की जगह पे क्या है, y - 2/3 है, यानी कि अपने को करना क्या है, y - 2/3 को 0 रखना है और x + 61/16 को 0 रखना है। तो y = 2/3 और x = -61/16, तो जो वर्टेक्स आ जाएगा आपका जो वर्टेक्स है वो आ जाएगा -61/16, 2/3। आपका जो वर्टेक्स है -61/16 एंड 2/3। पहला पार्ट ये हो गया। अब क्या पूछा है, पूछ रहा है एक्सेस। देखो हमेशा एक्सेस ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हो, एक्सेस ऑफ पैराबोला y² = 4ax के लिए, ठीक है भाई, y - जो 2/3 है इसको आप 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2/3, करेक्ट। डायरेक्ट्रिक्स पूछा जा रहा है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x = a होता है, x = a होता है, लेकिन x की जगह ध्यान रखना, x की जगह क्या है, x + 61/16 और प्लस a की जगह क्या है, 4/9 है, तो ये चीज़ आपकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। फोकस जो है a, 0 होता है, a, 0, a क्या है 4/9, 0, लेटस रेक्टम 4a होता है, तो 4a तो पता ही है, वो निकाल सकते हैं। इस तरह से हम सारी चीज़ें लिख पाएंगे किसी भी पैराबोला के लिए। तो अगर कभी भी देखो जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उसकी चीज़ें तो हमें याद होनी चाहिए, y² = 4ax की, लेकिन कभी भी अगर किसी और इक्वेशन के लिए इन जनरल आपसे पूछ रहा है कि वो लेटस रेक्टम क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, या और भी जो भी चीज़ें हैं वो आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, सबसे पहला काम क्या है कि उसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के उस फॉर्मेट में लेके आना है। फॉर्मेट में लेके आने के बाद आप ये देखें कि पैराबोला ओरिजिन जो होता है वो ओरिजिन से कितना शिफ्ट हुआ है, ठीक है, किस तरफ शिफ्ट हुआ है, उसके बेसिस पे बाकी आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है।
द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, अपने को ना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, यानी कि 4a निकालना है। हुज फोकस इज 2,3, उसका फोकस जो है वो दिया हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स जो दी हुई है वो दी हुई है, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। अब इस केस में करना क्या है कि अपने को फोकस पता है और लेंथ डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो कुछ नहीं करो ना आप, तो उस पॉइंट जो P है, ठीक है, उस पॉइंट P उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फोकस पता है तो उसका डबल जो है लेटस रेक्टम आ जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँ, PS बराबर PM का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करता हूँ, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, पैराबोला। जो फोकस है वो दिया हुआ है, टू कॉमा 3। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है, करेक्ट है। अब मैंने मान लिया जो पॉइंट P जो है H, K है, पॉइंट P क्या है, H, K। तो H, K से इसके बीच की दूरी ये S रहा और इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर। तो मैं वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ PS बराबर PM का। जब PS बराबर PM होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर, करेक्ट। अब देखें H, K से इसके बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा H-2 का होल स्क्वायर प्लस K-3 का होल स्क्वायर। H-2 का होल स्क्वायर, H-2 का होल स्क्वायर प्लस K-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट P H, K से लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर। तो पॉइंट P क्या है, 2,3, 2,3 से इस पर डाला गया परपेंडिकुलर AX1, यानी कि 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस BY1 माइनस 4 इंटू 3, माइनस 4 इंटू 3, माइनस 4 इंटू 3 है ना, प्लस 3 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, करेक्ट है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो है अपने को इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ से मिल जाएगा, करेक्ट है, निकाल लो, सॉल्व कर लोगे आप लोग, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिख लें, नोट करें। तो इस तरह से आप जो यहाँ से मिलेगा, है ना, वो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लिखें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो यहीं से दिख रहा होगा भाई। इक्वेशन पूछेगा तो इस तरह से लिख दोगे, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, इसका डबल हो जाएगा, इसका ट्वाइस आ जाएगा। तो ये जो पार्ट निकालोगे, अगर मैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करूँ,
तो हो जाएगा 2 टाइम्स डबल आ जाएगा इसका 2 माइनस 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, ठीक है। तो 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 12 माइनस 7 यानी कि 7, 14 अपॉन अंडर रूट 17 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, नोट करें। नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव टू अ पैराबोला। अगर हम पॉइंट की लोकेशन पैराबोला के रिस्पेक्ट में बात करें तो पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड द पैराबोला अकॉर्डिंग एज द एक्सप्रेशन y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, है ना, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है तो आउटसाइड होगा। अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये ऑन द पैराबोला होगा। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो ये इनसाइड द पैराबोला होगा। बस ये तीनों पॉइंट जो है इस तरह से लिख लें और यही होता है इसका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा माइनस 1 अल्फा लाइज इनसाइड द पैराबोला। अगर ये पैराबोला के इनसाइड लाई करेगा, जो पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है अल्फा माइनस 1 कॉमा अल्फा, पॉइंट इज अल्फा माइनस 1 कॉमा अल्फा लाइज इनसाइड द पैराबोला, लाइज इनसाइड द पैराबोला। अगर ये पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है, ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट पैराबोला के अंदर की तरफ लाई कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो पॉइंट क्या है अल्फा माइनस 1 यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 1, ये जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4, ये जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, दिस इज अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। और ये नंबर जो है ना अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर क्या मतलब, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है भाई। किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कोई भी चीज़ जो हमेशा 0 से बड़ी है वो, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अल्फा की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। तो अल्फा, नो वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फ़ा की कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये जो पॉइंट दिया है ये इस पैराबोला के इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, नोट करें। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, थैंक यू।